चलो सब लोग क्वेश्चन पढ़ो। एक कार्ड प्लेइंग, एक पैक ऑफ कार्ड है, उसमें ऐसे 52 कार्ड्स होने चाहिए बट 51 कार्ड्स हैं, और उसमें 13 कार्ड्स को एग्जामिन किया गया। पहले 13 कार्ड को एग्जामिन किया गया, सबके सब रेड निकले। रेड कितना होगा टोटल? 26 कार्ड्स होता है ऐसे रेड, है ना, जिसमें रेड में दो सूट्स हो गया, रेड में दो सूट्स हो गया डायमंड एंड हार्ट, और ब्लैक में दो सूट्स हो गया स्पेड एंड क्लब। तो 13 कार्ड्स को जब एग्जामिन किया गया तो सबके सब रेड निकले। बताना ये है कि जो मिसिंग कार्ड है वो ब्लैक होगा, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ कितना होना चाहिए। तो इसको ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास एक पैक ऑफ 51 कार्ड्स है, ऐसे होना चाहिए 52। तो मिसिंग कार्ड्स जो हो सकता है, मिसिंग कार्ड जो है वो हो सकता है रेड, और मिसिंग कार्ड ब्लैक भी हो सकता है। ठीक, जो अंतिम में इवेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 13 कार्ड्स को एग्जामिन किया गया, 13 एग्जामिन्ड कार्ड्स आर रेड। 13 के 13 जो कार्ड एग्जामिन किए गए वो रेड निकला, इसका प्रोबेबिलिटी। तो अब ध्यान से समझना, ये ट्री डायग्राम बन गया। मिसिंग कार्ड रेड होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 अगर ऐसे नॉर्मल पूछा जाए तो, पर नॉर्मल नहीं पूछा जा रहा मिसिंग कार्ड रेड होने का प्रोबेबिलिटी या ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी। पूछा जा रहा है कि मिसिंग कार्ड के ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी तब बताओ जब 13 एग्जामिन्ड कार्ड जो है, पहले स्टार्टिंग के 13 एग्जामिन्ड कार्ड वो सबके सब रेड निकला है, तब बताओ मिसिंग कार्ड ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन में थोड़ा अलग है ना, चेंज है थोड़ा। तो ऐसे रेड मिसिंग होने का सिंपली पूछता तो 1/2, ब्लैक को सिंपली मिसिंग पूछता तो 1/2। बट अब ये देखो, अगर मिसिंग कार्ड रेड हुआ तो 13 एग्जामिन कार्ड रेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो 26 में से 25 कार्ड रेड है, यानी एक तो मिसिंग रेड हो गया। 52 का पैक ऑफ कार्ड होता तो 26 रेड 26 ब्लैक होता। अगर मिसिंग कार्ड रेड है तो 25 रेड हुआ, 26 ब्लैक हो गया। तो 25 में से कोई 13 ड्रॉ हुआ होगा, डिवाइडेड बाय 51 में से कोई 13 ड्रॉ हुआ होगा, ये हो गया 13 एग्जामिन कार्ड रेड होने का प्रोबेबिलिटी। 25 कार्ड रेड है, उसमें से कोई 13 ड्रॉ हो जाए, 13 ड्रॉ हो जाए, या टोटल हो गया 51 में से कोई भी 13 ड्रॉ हो जाए। फेवरेबल यहाँ क्या हुआ, अगर मान लो एक मिसिंग कार्ड ब्लैक है तो 26 रेड हो गया और 25 ब्लैक हो गया। तो 13 जो एग्जामिन कर रहा हूं मैं कार्ड, वो सबके सब रेड निकले, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो 26 फेवर में हो गया, 26 रेड कार्ड है, ठीक है, और 51 टोटल कार्ड हो गया। मतलब 26 रेड हो गया प्लस 25 यहाँ ब्लैक है, और यहाँ 25 रेड प्लस 26 ब्लैक। समझ आ गया बात? अब ये पूछ रहा है कि अगर 13 के 13 एग्जामिन कार्ड रेड ही निकला है तो ये बताओ मिसिंग कार्ड रेड के जरिए, मिसिंग कार्ड ब्लैक के जरिए ऐसा हुआ होगा, इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। मिसिंग कार्ड ब्लैक के जरिए हुआ होगा, इसका प्रोबेबिलिटी। तो ये इसको लिखेंगे 26C13 डिवाइडेड बाय 51C13 इंटू 1/2। इस वाले रास्ते को फॉलो किए, ये वाला जो रास्ता है इस रास्ते को फॉलो किए, डिवाइडेड बाय टोटल। डिवाइडेड बाय टोटल का मतलब हो गया 1/2 इंटू 26C13 बाई 51C13 प्लस 1/2 ये वाला रास्ता प्लस ये वाला रास्ता, ठीक, दोनों को ऐड करना है। तो 1/2 इंटू
25C13 डिवाइडेड बाय 51C30, ये आंसर हो जाएगा। समझे क्या? समझ आई बात? समझ में आया नहीं आया बोलो? यस सर। इसी को सिंप्लीफाई करना अब आपका काम है, तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेस थ्योरम समझ में आया सबको ठीक से? यस। अब लास्ट है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल क्यों बोलते हैं इसको, क्या कारण है इसके पीछे बाइनोमियल बोलते हैं इसको? तो बाइनोमियल थ्योरम जिनने पढ़ा होगा उनको समझ में आ जाएगा ये बात, जिनको नहीं पढ़ा है जिनने, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल छोड़ देना, इस पार्ट को समझना ज़रूरत भी नहीं है। समझ लेना, नाम है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल में एक जिनने पढ़ा है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, जब a प्लस बी टू दी पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं तो ऐसा जनरल टर्म आता है NCR, a पे पावर n माइनस आर और b पे पावर r टाइप का जनरल टर्म बनता है। ठीक है, तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो प्रोबेबिलिटी होगा वो इसी टाइप का आएगा, NCR p पे पावर r q पे पावर r, इसी टाइप का प्रोबेबिलिटी बनता है। तो इसीलिए हम इसको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लो ऐसा है, इमेजिन करो कि मैं सैंपल स्पेस को दो, सैंपल स्पेस को मैं डिवाइड कर देता हूं, इज डिवाइडेड इनटू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या हो गया कि एक होगा दूसरा नहीं होगा, या फिर दूसरा होगा पहला नहीं होगा, माने इवेंट्स ए एंड बी मान लो। तो मतलब ये हुआ कि अगर ए हुआ है तो बी नहीं होगा, और बी नहीं हो और ए नहीं हुआ है तो बी होगा ही होगा। ठीक है, ए इफ ए हैज हैपेंड बी विल नॉट हैपन, इफ ए हैज नॉट हैपेंड बी मस्ट हैपन। सो दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में ऐसे कर दिया गया है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो पी दिया हुआ है मान लो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो क्यू दिया हुआ है। तो डेफिनेटली दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, तो पी प्लस क्यू तो 1 के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, मैंने बताया था ना, पी ऑफ इवेंट ई प्लस पी ऑफ इवेंट ई कॉन्जुगेट 1 हो जाता है, या ई डैश 1 हो जाता है। किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, ऑफ कोर्स दोनों का सम 1 हो जाएगा। तो अगर मान लो इस तरीके से है, p प्लस क्यू 1 के बराबर है, तो इसको ऐसे बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a फॉर r टाइम्स। अगर मान लो मैं उस इवेंट मैंने मान लो कोई ट्रायल है उसको मैं बार बार दोहराता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो एक बच्चा है, पास कर सकता है या फेल कर सकता है एग्जाम में, और मान लो वो 10 एग्जाम दिया तो 3 एग्जाम पास करने का प्रोबेबिलिटी बताओ। मान लो उस बच्चे का पास करने का प्रोबेबिलिटी p है और फेल करने का प्रोबेबिलिटी q है। पास करने का प्रोबेबिलिटी p है और फेल करने का प्रोबेबिलिटी q है। तो मान लो मैंने ये पूछा कि भाई इसका प्रोबेबिलिटी बताओ कि 3 बार वो पास करेगा, कि कोई भी 3 बार वो पास कर जाए, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं क्या करूंगा कि कोई भी 3 बार पास कर जाए
इसके लिए क्या बोलूंगा, NC3, वही मैं बोल रहा हूँ कि R टाइम्स A के होने का प्रोबेबिलिटी जैसे मैं पूछा, तो NCR A के R टाइम्स होने का प्रोबेबिलिटी P पे पावर R, और जो N माइनस R बच गया उसमें डेफिनेटली फिर Q होना चाहिए, इवेंट B होना चाहिए। ये बात समझे, दो ही अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है और P में A हुआ है, R टाइम्स अगर A हुआ है तो N माइनस R टाइम्स B होना चाहिए, और उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा Q पे पावर N। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ getting A for R times out of N times। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर R N टाइम्स कोई ट्रायल परफॉर्म किया गया है तो उसमें R टाइम्स P होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कोई भी N में से R बार R टाइम्स आउट ऑफ N, है ना, R सेलेक्ट किए NCR, माने N में से कोई भी R टाइम्स P आ जाए, तो एक बार P आएगा उसका प्रोबेबिलिटी P, फिर दूसरे बार भी P होना उसका प्रोबेबिलिटी P, फिर तीसरे बार भी P होना उसका प्रोबेबिलिटी P, तो ये P पे पावर 3 बार अगर होना तो P3 हो जाएगा। मान लो 10 बार टोटल ट्रायल है, 3 बार P3 PPP किए तो P पे पावर 3 हो गया। बाकी जो 7 टाइम्स बच गया उसमें फिर Q होना, B होना चाहिए, तो B का प्रोबेबिलिटी Q है, ऐसे 7 टाइम्स आएगा तो ये Q पे पावर 7 हो जाए। मैंने 10 में से कोई भी 3 टाइम्स P हो जाए और बाकी 7 टाइम्स Q हो जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाता है उस इवेंट का। ठीक है, तो बहुत एक सिंपल क्वेश्चन से मैं कराऊंगा, जैसे इसको पास फेल वाले एग्जाम्पल से बहुत कॉमनली इसको मैंने एक्सप्लेन किया जाता है। मान लो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन एग्जाम, हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन एग्जाम इज 0.4। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दो 0.4 के जगह 2/5 इज 2/5। पास करेगा या फेल करेगा और तो कुछ नहीं हो सकता है ना, तो ये पास होना और फेल होना ये दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गए, दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो जाएगा जोड़ोगे तो, या पास करेगा या फेल करेगा। अच्छा, पास करेगा तो फेल नहीं करेगा, फेल करेगा तो पास नहीं करेगा, मैंने एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट है ना, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो स्टूडेंट हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन एग्जाम इज 2/5 and student has probability of passing an exam is 2/5 if he attempts for 10 times in how find the probability that he will pass in 6 attempts, 6 अटेम्प्ट्स में वो पास करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो पास करने का प्रोबेबिलिटी अगर 2/5 है तो फेल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग जो है वो दिया हुआ 2/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल कितना हो जाएगा 1 - 2/5 दैट इज 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, पासिंग इन 6 अटेम्प्ट्स, टोटल 10 में से, तो 10 में से कोई भी 6 बार वो पास कर जाए, तो एक बार पास करेगा तो 2/5, फिर सेकेंड टाइम भी पास करना तो इंटू 2/5, तो इसको बोलेंगे 2/5 का पावर 6, और बाकी 4 में फिर फेल करना चाहिए तो 3/5 का पावर 4 या 10 - 6 भी कर सकते हो इसको।
तो ये आंसर हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन का। 2/5 पे पावर 6 इंटू 3/5 पे पावर 4, ये आंसर हो गया। समझे? इसको बोलते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी में थोड़ा वैरायटी का। A dice is thrown for 5 times. Find probability of getting, पहला क्वेश्चन है 6 exactly for 2 times। छह दो बार या इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो 5 बार हमने थ्रो किया, उसमें से कोई भी 2 बार, 5 बार हमने थ्रो किया उसमें से कोई भी 2 बार, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितना होगा? 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर देन 6 कितना हो जाएगा? कोई भी नंबर है 6 के अलावा, तो 5/6 हो जाएगा। डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, 6 नहीं है इसका प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगा। तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गया, 6 का आना 1/6 हो गया प्रोबेबिलिटी, और 6 का नहीं आना कोई और नंबर आ जाना प्रोबेबिलिटी 5/6। तो 5 बार अगर हमने डाइस थ्रो किया तो उसमें से कोई भी 2 बार 6 अपीयर हो जाए, उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6। तो इसको बोलेंगे 1/6 पे पावर 2। और बाकी जो 3 टाइम हुआ वो इसमें से कोई आ जाए तो बोलेंगे 5/6 पे पावर 3। समझ आया? तो ये इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं। 6 exactly 6 for more than 3 times। for more than 3 times, 6 for more than 3 times, इसका आंसर कैसे लिखोगे? 6 for more than 3 times। तो केसेस बनाएंगे इसको, 5 बार फेंका गया ना, फॉर मोर देन 3 टाइम्स, या तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लगाओ पीएनसी में जैसे लगाते थे, या डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो केसेस बनाएंगे, फॉर मोर देन जैसे ही आ गया ना, इसको केसेस बनाएंगे। तो 4 टाइम्स हो सकता है या 5 टाइम्स, और 4 टाइम्स के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5C4, है ना। 6 आना चाहिए, 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 पे पावर 4, और बाकी कुछ भी आए एक बार, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1, प्लस 5 टाइम्स आए माने 5C5, पांचों बारी 6 ही आए, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6 पे पावर 5। क्या ये बात समझ में आया सबको? बोलो। Yes, sir. तुक्का। चलो तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आंसर बताना। Six exactly for 2 times and 5 exactly 3 times। इसको कैसे डील करोगे? 6 जो है वो 2 बारी आना चाहिए, और
3 बार जो है वो आना चाहिए 5। इसको कैसे डील करोगे? 6 एग्जैक्टली फॉर 2 टाइम्स, 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना हुआ? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी कितना हो गया? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर देन 5 और 6, 5 भी नहीं 6 भी नहीं, 5 और 6, 5 या 6 के अलावा कोई नंबर चाहिए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/6, यानी 1 2 3 4 में से कोई आए। ठीक है, इसको 2/3 भी लिख सकते हो। तो 6 में से कोई 2 बार, कोई भी 2 बार हमें 6 नहीं, 5 में से कोई भी 2 बार हमें 6 चाहिए, तो 5 में से कोई भी 2 बार 6 चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6 पे पावर 2। तो और 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, बाकी जो 3 बच गया वो 5 चाहिए, एग्जैक्टली 5 चाहिए। ये बात समझे? 5 बार हमने डाइस को थ्रो किया, उसमें से 2 बार तो हमको चाहिए था 6, और कोई बाकी जो 3 बार बच गया, बाकी जो 3 बार बचा, बाकी जो 3 बार बचा उसमें हमको क्या चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो 3 बार बचा उसमें से 3 बार 5 चाहिए, और 5 का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से समझो इसको। ये हो गया 6 फॉर 2 टाइम्स के लिए प्रोबेबिलिटी, और ये हो गया 5 फॉर 3 टाइम्स के लिए प्रोबेबिलिटी। और मान लो ऐसा है क्वेश्चन, 6 फॉर 2 टाइम्स, 5 फॉर 1 टाइम, फॉर एग्जैक्टली 2 टाइम्स, और ये भी है एग्जैक्टली 1 टाइम। तब इसको कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को? 5 चाहिए मुझे, 5 बार मैंने डाइस को थ्रो किया, उसमें से 2 टाइम्स 6 चाहिए, तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। बाकी जो 3 बार बच गया, उस 3 बार में से कोई एक बार 1 टाइम, 3 जो बचा उसमें कोई भी एक बारी 5 आना चाहिए, तो 5 आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगा, इस पे पावर 1। और बाकी जो 2 बच गया, बाकी जो 2 बच गया उसमें कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो गया 4/6। 4/6 क्यों? 6 नहीं आना चाहिए और 5 नहीं आना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी 2/2। तो लास्ट वाले में 2 से 2 चूंकि 1 हो जाएगा तो इसको भगा भी सकते हैं। ठीक है ना, ये 6 के लिए हो गया, ये हो गया 5 आने के लिए 6 फॉर ट्वाइस, 6 फॉर 2 टाइम्स, ये हो गया 5 फॉर 1 टाइम, और ये हो गया अदर देन 5 और 6 फॉर 2 टाइम्स। 5 बार फेंका गया, जिसमें 2 बार 6, 1 बार 5, और बाकी जो 2 बार बचा उसमें कुछ भी आ जाए 5 और 6 के अलावा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। क्लियर है क्या सबको ये बात? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी जानना जरूरी है। हालांकि मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया नहीं है, पर फिर भी आप जान लो इसको, है ना। या प्रोबेबिलिटी के जगह उसमें करा दूं तो चलेगा, हालांकि मैं स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ाने वाला हूँ। स्टैटिस्टिक्स हालांकि मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। काम करते हैं, तो नहीं होता है तो
स्टैटिस्टिक्स में ही करा देता हूँ, ठीक है। मीन और वेरिएंस का क्वेश्चन रहता है उसमें, स्टैटिस्टिक्स कराऊंगा उसी में कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं मीन या वेरिएंस वर्ड यूज, मीन तो फिर भी समझ जाओगे, वेरिएंस में एक वर्ड यूज करूंगा तो बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा कि क्या बोल रहा मैं, अगर स्टैटिस्टिक्स का आइडिया नहीं है तो, या मीन डेविएशन वगैरह। तो चलो कोई बात नहीं, मैं स्टैटिस्टिक्स कराऊंगा ना तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी का बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, मेंस में उससे क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एप्लीकेशन है उसमें थोड़ा सा, तो उससे क्वेश्चन आता है, वो छोटा सा पार्ट है, उसको मैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में करवानी। तो आपका सिलेबस 12 का फिनिश हो गया आज, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारे वैरायटी, मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे, तो आप ध्यान देना कि ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है, ठीक है। पीएनसी के सारे कॉन्सेप्ट्स को इधर उधर यूज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेवल वेरी कर सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, इजी हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि जितना आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सिर्फ उतने रेंज में पूछेगा, पीएनसी को किसी भी तरीके से प्रोबेबिलिटी में अप्लाई कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी पे अगर कमांड चाहिए तो उसके पहले आपको पीएनसी पे कमांड करना होगा अच्छे से, ठीक है। पीएनसी एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, तभी क्वेश्चन फटाफट बनेगा प्रोबेबिलिटी में। और कुछ है नहीं, प्रोबेबिलिटी बेसिकली पीएनसी ठीक है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में अच्छे से जानकारी है, ढंग से उसको समझते हैं हम कि इवेंट्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है ना, उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम क्या है, ये बातों को समझते हैं। कंपाउंड इवेंट्स क्या होता है, ए यूनियन बी, वेन डायग्राम बनाना ठीक से जानते हैं, उसको इंटरप्रेट करना जानते हैं, तो फिर ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। सो वी आर डन एंड विल सी rest of the things in next class.